हेलो एंड गुड इवनिंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो ये जो क्लास रखी गई है ना आज की, ये आप लोग के क्वेरी पे ही रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट का ये क्वेरी रहता है कि मैम बताइए कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि हम कहीं भी इंटरव्यू देखते हैं तो उसमें सजेस्ट किया जाता है कि आपको एक बार तो एनसीईआरटी क्या करना है, तो पढ़ना है। तो आज की क्लास में आप ये जान पाओगे ना कि एनसीईआरटी ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स में हेल्प करता है, बट आपके मेंस में भी हेल्प करेगा। और जो बीपीएससी ने एक नया पोर्शन जोड़ा है बीपीएससी में ऐसे का, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप इस एनसीईआरटी से ऐसे में कैसे इनपुट कर सकते हो। तो आइए बिना देर किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़ना है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप कोई भी चैप्टर लो, ठीक है। जैसे कि आज हमने एक चैप्टर को उठाया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, उस चैप्टर के एक्सरसाइज पे जाएंगे, जो अभ्यास होता है ना उस पे जाएंगे और हम देखेंगे यहाँ से कीवर्ड्स को कलेक्ट करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हो तो आपने जब यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखा होगा तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के अभ्यास से उठाया गया, मतलब जो एक्सरसाइज होता है ना लेसन, वहां से उठाया गया है। और इसको आप जाके आप घर पे देख भी सकते हो। सेशन के बाद जो है आप उसको एक प्रूफ के तौर पे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलट के देख लेना। तो हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे कि हमें कौन कौन सा अंदर चैप्टर के अंदर टॉपिक को देखना है। तो आप देखो जैसे कि क्या है क्वेश्चन कि क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है, व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ से क्या कीवर्ड मिला, आपको ये जानना है कि ये जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं इसमें प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, द्वितीयक क्षेत्रक क्या है और तृतीयक क्षेत्रक क्या है। तो पहला हमें पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। दूसरा और क्या देखेंगे, हम रोजगार के बारे में देखेंगे कि हमारे भारत में हमारी जो भारत सरकार है वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई स्कीम्स भी लेके आई है, उसको देखा जाएगा इसमें। ये आप देखियो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ये तो हिंदी में हो गया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी बोलते हैं। इसके बारे में भी हम, ये कक्षा 10th का चैप्टर है, आप देखना कक्षा 10th में ही आपको कितना कुछ जो है अर्थव्यवस्था में जानने को मिलेगा। उसके बाद देखिए तृतीयक क्षेत्र जो है वो अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, ये आपको उदाहरण के साथ बताना है, ये हमें जानना है इस चैप्टर के अंदर से। फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम किस में ढूंढेंगे, अपने चैप्टर में ढूंढेंगे। उसके बाद खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में क्या अंतर होता है, ये सारे क्वेश्चन को हमने देख लिया। अब हमारा माइंड मेकअप हो गया कि हमें चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। अगर मान लो आप इस अभ्यास प्रश्न को नहीं देखते और आप डायरेक्ट चैप्टर को पढ़ने लगते तो आपके मन में बहुत डायलेमा रहता कि आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए ये आवश्यक है, क्योंकि इतना वास्ट इसका सिलेबस है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, तो इसका हमें संकेत मिलता है इस अभ्यास प्रश्न से। अब आपके माइंड में पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है। तो आइए अब आते हैं, अब एक एक चीज को देखते हैं। आपको आज की क्लास से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो देखिएगा इसको, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। कि बहुत सारे इसमें से एस्पिरेंट ये होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे होंगे, तो आपके मन में एक कंफ्यूजन होता है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इसको समझिए कि दोनों में अंतर क्या है। तो देखिएगा अर्थशास्त्र जो है ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था क्या है, जहां पे हम इस सब्जेक्ट को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। अर्थव्यवस्था में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो जो धन है, ठीक है, उसका किस तरीके से जो खर्च है, वितरण है, ये कैसे हो रहा है, इस चीज़ के विषय में हम कहाँ पढ़ते हैं, तो अर्थव्यवस्था में। तो अर्थशास्त्र एक विषय है और इसका जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका जहाँ क्रियान्वयन करते हैं, इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा।
ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्षेत्रक के बारे में। तो जैसे कि हमें देखना है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर को देखने के बाद आपको जो है एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि तीनों चीज़ है क्या। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है ना, वो क्या करता है, प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करता है। इसको समझिएगा। प्राकृतिक वस्तुएं बोले तो जैसे कि मान लो कि आपने ना फसल लगाई, किस चीज़ की, गेहूं की फसल लगाई, ठीक है, आलू ले लो, ठीक है, आपने आलू की फसल लगाई, तो ये क्या हो गया, आपका कच्चा माल हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। अब उस आलू से जब आप चिप्स बनाओगे तो ये क्या हो गया, आलू से आपने क्या किया, विनिर्माण किया, इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। और ये किस क्षेत्र में आ गया, द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। और जब उस चिप्स को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके उसको बेचा जाएगा, तो वो किस क्षेत्र में आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक ओवरव्यू आपके दिमाग में बन गया होगा। और इस फिगर को भी याद रखिएगा, प्राकृतिक वस्तु उत्पादित करते हैं, फिर द्वितीयक क्षेत्र में उससे विनिर्माण होता है और अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है कौन, तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए हम इसको एक एक करके समझेंगे एनसीईआरटी की भाषा में। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि आप लोग जो है फ्यूचर ऑफिसर हो, तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा नॉलेज क्या है, बेसिक नॉलेज है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि मैम आप मुझे ये बताओ कि इसको प्राथमिक क्षेत्र क्यों बोलते हैं। ठीक है, आप उस टाइम से एक बात रिपीट करिए, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, साथ में वो भी बताइए। तो ये आपका एनसीईआरटी ही बता रहा है क्यों बोलते हैं। इसे इसलिए बोलते हैं ना, यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। ठीक है, चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि एवं सहायक क्षेत्र। क्या कहते हैं इसे, तो प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम क्या है, कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्र। अब आपके मन में ये कॉन्सेप्ट आप एकदम रख लो कि प्राथमिक क्षेत्र में ना सिर्फ कृषि आता है, बल्कि कृषि भी आता है, पशुपालन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है और खनन प्रक्रिया भी आती है। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सारे एस्पिरेंट को पता होगा, सारे बच्चों को पता होगा कि कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है अर्थव्यवस्था के, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ये तो सब टिक लगा लेंगे। बट अगर उन्होंने खनन के बारे में पूछ लिया, मत्स्य पालन के बारे में पूछ लिया, तो अगर आपको पता है तो आप दूसरे एस्पिरेंट से क्या हो जाओगे, तो अलग हो जाओगे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। तो प्राथमिक क्षेत्र को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। तो देखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र की जो गतिविधियां होती है उसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए हमने गन्ना की फसल की, तो गन्ना कैसा हो गया, तो ये प्राथमिक क्षेत्रक हो गया। ठीक है, इसका हमने क्या किया, उपजाया इसको। जब हम गन्ना से क्या बनाएंगे, जब हम इससे चीनी बनाएंगे, इसको फैक्ट्री में ले जाके, तो ये किस सेक्टर में आ जाएगा, तो ये द्वितीयक सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। कच्चा माल से जब हम उसको मैन्युफैक्चरिंग में ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाता है। अब देखिए, ये प्राथमिक क्षेत्रक का अगला कदम है। तो जाहिर सी बात है, गन्ना से आप चीनी बना रहे हो, तो ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से अगला कदम क्या कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती है। एक एक लाइन को समझिए, ठीक है, तब जाके काफ़ी मजा आएगा। अब आप देखो, ये कह रहा है कि यह वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है। कि आप चीनी प्रकृति से ला सकते हो डायरेक्ट, नहीं ला सकते ना। चीनी कहाँ से मिल रहा है आपको, गन्ना से मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ पाए अब इस लाइन को, तो इसको याद रखना है। अब देखिए, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है, कौन सी, ये जो प्रक्रिया है, किसी कारखाना में हो सकता है, कार्यशाला में हो सकता है, घर में हो सकता है। जैसे कि कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग करके हम सूत काटते हैं और उससे कपड़ा बनाते हैं। तो जो हमने कपास का उत्पादन किया वो कौन से क्षेत्रक में आया, प्राथमिक क्षेत्रक में आया। उससे हम क्या बना रहे, कपड़ा बना रहे हैं, तो वो कौन से क्षेत्रक में आया, द्वितीयक क्षेत्रक में आया। अब मान लीजिए आपको कपड़े को पटना से आपको दिल्ली पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचाओगे, उसके लिए परिवहन की आवश्यकता होगी।
ठीक है। और आपको ये भी तो पता करना पड़ेगा कि इस कपड़े की आवश्यकता कहाँ है, उसके लिए टेलीफोन चाहिए, आपको संचार चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, ये सेवा दे रहा है। तो जो सेवा दे रहा है ना जो क्षेत्रक, वो कौन सा क्षेत्रक होता है, तृतीयक क्षेत्रक हो गया होता है। ठीक है, तो एकदम एग्जाम्पल के थ्रू समझना है आपको, एकदम सिंप्लीफाई करके समझना है ताकि रटने की आवश्यकता बिल्कुल ना पड़े। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया तो इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं है। द्वितीयक क्षेत्रक जो है उसको और कौन से नाम से जानते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सेवा क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास की मदद करती है। जैसे ये गतिविधियां स्वतः उत्पादन नहीं होगी, ये क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक के बीच में मदद का काम करता है। जैसे कि कपड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना तो परिवहन की आवश्यकता होगी, आलू को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है तो परिवहन की आवश्यकता होगी। इसलिए आपको भी घर जाने के लिए परिवहन चाहिए होता है ना। अगर अभी तबियत खराब हो जाए मेरी, ठीक है, क्लास में ही अचानक से, तो मैं कहाँ जाऊँगी, हॉस्पिटल जाऊँगी। तो हॉस्पिटल क्या दे रहा है, मुझे सेवा दे रहा है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये डायरेक्ट रूप से तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से मैं क्या कर रही हूँ, आपको तो सेवा दे रही हूँ। तो ये सारे किस में आएंगे, तो सेवा क्षेत्र में, टर्शरी तृतीयक क्षेत्रक में आएंगे। ठीक है, ये सारा आप लोग देख लेना। ठीक है, ये सारा मैंने अंडरलाइन कर दिया, मैं शेयर कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट को देखिए, सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी है जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। ठीक है, लाइक एग्जांपल, मैं कोई वस्तु के उत्पादन में सहायता कर रही हूँ, नहीं कर रही ना, तो यही एग्जांपल आप मेरे एग्जांपल समझ सकते हो। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। तो इसको भी समझना है। अब तो अन्य भी फैसिलिटी आगे तृतीयक क्षेत्रक में, इंटरनेट वाला, एटीएम, बूथ कॉल, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर, ये सब भी किस में आ जाएगा, तो तृतीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। तो ये आपको एकदम दिमाग में रखना है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। अब एनसीईआरटी की बुक खोल के आप ये वाला जो है सॉल्व करना। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्या करें, विभाजित करें। तो आप देखना और आप इसको क्या करना, सॉल्व करना। जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मन में उठता होगा आप लोग का कि जो प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उनकी हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। तो इसको आप यहाँ पे एक इजी फॉर्म में समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। जो भी उत्पादन होता है ना, तो आप उत्पादन में देखिए केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे कि अभी आप थोड़ी देर के बाद आप पढ़ोगे कौन सा कॉन्सेप्ट, सकल घरेलू उत्पाद का, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, एक भौगोलिक सीमा के अंदर, एक देश के अंतर्गत, ठीक है, एक देश के अंतर्गत ना, एक देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाएं जो भी होती है, ठीक है, उस एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादन, जो अंतिम उत्पाद होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रही हूँ, अंतिम उत्पाद। ठीक है, उसी चीज को आप यहाँ पे करेक्ट कीजिए कि केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, एनसीईआरटी इसलिए काफी अच्छा होता है कि वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है, जिससे आपका क्या होगा, माइंड इनहेंस होता है। जैसे कि देखिए एक किसान जो है वो किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। एक किसान है, उसने एक आटा मिल वाले को ना 8 रुपये के हिसाब से, 8 रुपये केजी के हिसाब से गेहूं बेच दिया। अब मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये किलोग्राम मिलता है। मतलब किसान ने 8 रुपये किलो बेचा किसको, आटा मिल वाले को। आटा मिल ने क्या किया, गेहूं की पिसाई की। अब बिस्कुट फैक्ट्री वाले को कितने में बेच दिया, 10 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 10 रुपये किलो। बिस्कुट कंपनी क्या है, आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। अब वो और उसमें ऐड कर रहे हैं, उसके बाद वह बाजार में उपभोक्ता को 60 रुपये में मिलता है, तो 15 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है। अब आप लोग के मन में आता होगा ना कि क्यों इतना महंगा सामान मिलता है। ठीक है, अगर आप जाके डायरेक्ट
लेते मान लो कि यहाँ पे कैसे बिस्कुट इतना महंगा मिल रहा है 60 रुपए में, हालांकि किसान ने तो 8 रुपए में गेहूं बेचा था आटा मिल वाले को। तो आप देखो कितना प्रक्रिया से ये गुजरता है। अब आटा मिल वाले ने उसको पीसा, ठीक है, फिर वो 2 रुपये बढ़ा के किसको दे रहा है, बिस्कुट कंपनी वाले को। बिस्कुट कंपनी वाले भी तो उसमें कुछ कुछ ऐड कर रहे हैं, जैसे चीनी ऐड किया उसमें उन्होंने, ठीक है, तो चीनी ऐड किया, तेल ऐड किया, तो उसमें भी तो कुछ कॉस्ट आया होगा, खर्च आया होगा। तो इस सारे को मिला के उन्होंने कितने में बेच दिया, फिर लास्टली 60 रुपये में पैकेट को बेचा। तो जो ये 60 रुपये में बेचा है ना, और ये 60 रुपये में हमने क्या किया, उसको खरीद लिया, तो इसी को गणना किया जाता है। ठीक है, तो बात समझ गए ना। अब आते हैं आगे। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में जीडीपी का वो बताया, सकल घरेलू उत्पाद का डेफिनेशन बताया गया। देखिए किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। शॉर्ट में देखो, यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य है। क्या? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। आपको पता है जीडीपी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस देश की जीडीपी जितनी अच्छी होती है ना, अगर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ कभी लोन देता है ना, कुछ ग्रांट भी देता है, तो वो जीडीपी को देख के देता है कि इस देश की जीडीपी अच्छी है, मतलब ये जो है रिटर्न सही से कर देगा हमें। तो मान लीजिए कि आपका क्रेडिट अच्छा होगा, तभी तो मैं आपको कर्ज दूंगी। मैं पहले से कर्ज में डूबी हुई हूँ, तो मुझे कोई कर्ज देगा? नहीं देगा। इसके लिए मेरा क्रेडिट भी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। इसलिए जीडीपी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ोगे दो चीज, एक आप पढ़ोगे ग्रोथ के बारे में, ठीक है, ग्रोथ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। एक आप पढ़ोगे वृद्धि, एक पढ़ोगे विकास। ये अर्थव्यवस्था में कॉन्सेप्ट है। तो वृद्धि में क्या होता है ना, हम मात्रात्मक वृद्धि देखते हैं। मात्रात्मक वृद्धि बोले तो इसमें हम देखते हैं कि उस देश की जीडीपी कितनी दर से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। विकास में हम क्या देखते हैं कि उस देश में जो है गुणात्मक कैसा विकास हो रहा है, गुणात्मक विकास को देखते हैं। गुणात्मक विकास बोले तो वहाँ का अवसंरचनात्मक देखते हैं, जैसे कि वहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स है, कितने स्कूल्स है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किस में देखते हैं? तो आर्थिक विकास में देखते हैं। अब देखिए ये जो जीडीपी है वो किसके द्वारा किया जाता है, मतलब इसका मापन तो केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब देखिए भारत में अगर आप रोजगार की स्थिति को देखिएगा, ठीक है, ये ग्राफ को देखिए, अगर भारत में आप रोजगार की स्थिति को देखिएगा तो आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये रोजगार का नहीं है, ये ना कितना उत्पादित हुआ है प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में, उसको दिखा रहा है। तो देखिएगा, अगर आप 1973 से 74 की बात करें तो आप पहले ये कलर देख लो। ये जो स्काई ब्लू वाला कलर है वो किस क्षेत्र को दिखा रहा है? प्राथमिक क्षेत्र को। जो ये पिंकिश टाइप का जो है गुलाबी वाला, वो द्वितीय क्षेत्र को दिखा रहा है, हरा वाला तृतीय क्षेत्र को दिखा रहा है। तो अब उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ देखने आता होगा। आप देखिए कि इसमें आपको प्राथमिक क्षेत्र का जो है उत्पादन वो ज़्यादा दिख रहा होगा, द्वितीय क्षेत्र का कम, और तृतीय क्षेत्र का भी प्राथमिक क्षेत्र से थोड़ा सा कम दिख रहा है। लेकिन आप इसमें देखो प्राथमिक क्षेत्र का कितना कम हो गया, सेकेंडरी का उससे थोड़ा बढ़ा, और तृतीय क्षेत्र का कितना ज़्यादा बढ़ गया। आपको एक बात पता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा इस चीज़ को, कि जो अल्प विकसित देश होते हैं ना, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है वो मुख्यतः किस पे निर्भर होती है? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र पे। और जिस देश की अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र पे निर्भर होती है, मतलब योगदान ज़्यादा होता है, वो देश विकासशील होता है, मतलब विकासशील की ओर अग्रसर हो जाता है। और जिस देश की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान होता है वो क्या होता है? वो विकसित देश होता है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। तो ये ग्राफ को भी याद रखिएगा। चलिए मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताऊंगी, वो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। हाँ, ये देखिए, जैसे कि आपसे ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है
क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। आपने ग्राफ देखा ना, अभी आपने देखा कि कुछ साल पहले, जो कुछ साल नहीं बहुत साल पहले, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा था अर्थव्यवस्था में, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तृतीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा बढ़ गया देश में। तो आप देखो कि प्रथम कारण क्या है कि किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे कि अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। ये बेसिक नीड हो गया लोगों का। अगर ये नहीं होगा तो कितनी दिक्कतें आती हैं, इसलिए इसका होना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पहला कारण पता चला ना कि क्यों होना चाहिए, तृतीय क्षेत्र क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। तो पहला कारण तो आप बता दोगे। दूसरा कारण क्या है उसको देखते हैं। दूसरा कारण है कि कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। अब यहाँ भी देखिए आपके एनसीईआरटी के लास्ट में अभ्यास प्रश्न में दिया गया है कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, क्या तीनों का आपस में संबंध है। तो हाँ, संबंध है। क्यों? तो देखो, जितना अच्छा प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक काम करेगा, उत्पादित करेगा, तृतीय क्षेत्रक उतना विकसित होगा। अब देखिए, अगर मैंने चिप्स बना लिया, आलू उपजा के उससे चिप्स बना ली मैं, ठीक है, तो उसको मैं दूसरी जगह भी तो भेजूंगी ना। अब दूसरी जगह भेजने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? परिवहन चाहिए होगा। अगर इस साल मुझे ज़्यादा मैंने किसी फसल का उपजा लिया है तो उसके भंडारण के लिए मुझे कोल्ड स्टोर चाहिए। तो अब जब भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर चाहिए, कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आप उस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तीसरा है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है ना, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे कि रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू करते हैं। जैसे पॉकेट में पैसा आएगा ना तो आपकी ख्वाहिशें भी बढ़ने लगती है। आप चाहोगे कि हम रेस्टोरेंट में जाए, ठीक है, क्या बोलते हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। तो अब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई होगा ना, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्यतः किस पे निर्भर है? मांग और आपूर्ति पे। जितनी मांग होगी उतनी क्या होगी? आपूर्ति होगी। मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे क्या करता है? मार्केट काम करता है। अब है चौथा क्या कारण है, तो विगत दशकों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जो है महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज कि भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। जैसे कि एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। अब आप देखिए, ऐसा नहीं कि सेवा क्षेत्र में बहुत अच्छा वृद्धि हो रहा है। जो ठेला चलाते हैं वो भी क्या कर रहे हैं? सेवा ही दे रहे हैं ना। कुछ लोग मजबूरी में क्या करते हैं, परिवहन का ये यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो ऑटो चला रहे, रिक्शा चला रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। लेकिन इनका क्या है, मतलब कोई गारंटी नहीं है ना कि आज इनको मिलेगा काम, कल काम नहीं मिलेगा। ये सेवा दे रहे हैं, लेकिन ये क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? क्यों? इनके पास गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास रोजगार की क्या है, तो कमी है। देखिए, आप तभी डेवलपमेंट, तभी विकास का काम कर पाएंगे ना जब आपके पास डाटा होगा। और डाटा कहाँ से इकट्ठा होगा? ऐसे बुक से इकट्ठा होगा। क्योंकि आप कैसे काम करोगे जब आपको पता ही नहीं कि समस्या क्या है? आप कब किसी सॉल्यूशन पे तब पहुंचते हो जब आपको प्रॉब्लम पता हो। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, बेस्ट एग्जांपल है। डॉक्टर क्यों आपका बोलता है कि आप जाओ ब्लड टेस्ट करवाओ? ब्लड टेस्ट करवाने के इसलिए बोलता है ताकि उसको पता चले कि आपके अंदर बीमारी क्या है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तभी तो उस हिसाब से दवा देगा। तो इसी तरीके से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपको पता हो कि क्या क्या जो है समस्या है, तब उसका आप निदान कर पाओगे। अब देखिए, हमारी सरकार चुप नहीं बैठी है, बहुत सारा काम भी कर रही है। जैसे कि अब देखिए, एक अल्प बेरोजगारी आपने देखा था एक्सरसाइज में। ये अल्प बेरोजगारी क्या है ना, ये अल्प बेरोजगारी ज़्यादा आपको कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। जैसे होता क्या है ना कि काम दो इंसानों का है खेत में, लेकिन पूरे परिवार लगे हुए हैं। अगर 5 लोग लगे हैं एक परिवार से उस खेत में, अगर 5 लोगों में से 3 लोगों को हटा भी दो ना, फिर भी 2 लोगों से काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है, प्रोडक्शन उतना ही होगा लेकिन आदमी उससे ज़्यादा लगे हुए हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अल्प बेरोजगारी बोलते हैं। जैसे कि यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं? अल्प बेरोजगारी बोलते हैं।
ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी कैसा है, छिपा हुआ बेरोजगारी है, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, उससे अलग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खुली बेरोजगारी, और इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। तो अल्प बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक काम करते हैं, आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाकी आगे का हम जो है बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बाद में और बताऊंगी कि कहाँ कहाँ जो है आपको ये उपयोग आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, जल्दी ही मिलेंगे, हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।